नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं कक्षा के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हम जो है पूरा इकाई वार बात करेंगे। जैसे अगर पहला इकाई में अगर बात करें तो पहला इकाई में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो उस तरह के प्रश्न लेंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसको उत्तर सहित भी बताएंगे। उसी तरह से जैसे अगर दूसरा यूनिट में अगर आप बात करें, दूसरा यूनिट में वस्तुनिष्ठ, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ, तो इस तरह के क्वेश्चन लेंगे। तो पूरा ए टू जेड हम बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी के सिलेबस के एक आधार पर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से इकाई से अति लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ और कौन से इकाई से लघु उत्तरीय, कौन से इकाई से दीर्घ उत्तरीय ये प्रश्न आ रहा है। अर्थात सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद उसी आधार पर ये जो है क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और जैसे कि अगर हम बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो हर यूनिट से 6 से 7 इंपॉर्टेंट लिए, इसमें से आपको 1 से 2 देखने को मिल जाएगा। ये वस्तुनिष्ठ की बात करें, उसी तरह से अति लघु उत्तरीय की बात करें तो उसी 6 से 7 जिस यूनिट में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा उसमें से उसी तरह से 6 से 7 अति लघु उत्तरीय रहेगा। अगर जिस यूनिट में लघु उत्तरीय आएगा 2 एवं 3 नंबर के, तो इसको एक साथ कंबाइन करके 2 और 3 वालों को एक साथ कंबाइन करके 7 से 8, और किसी में 2 क्वेश्चन आए तो 10 तक भी लिए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएं। और वहीं अगर किसी यूनिट से दीर्घ उत्तरीय आ रहा है, किसी में 4 नंबर का आएगा, किसी में 5 आएगा, तो दोनों को कंबाइन करके दीर्घ उत्तरीय उसी तरह से 6 से 7 क्वेश्चन जो है लिए हैं। तो चलिए एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लेते हैं कि कौन से इकाई से कितने नंबर के और कौन से टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो ये जो है सिलेबस है जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर पार्ट की बात करें तो विलियन इकाई पहला की अगर बात करें तो इसके 8 अंक है। उसकी विद्युत रसायन 8 है, रासायनिक बलगति 7, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व 7, उप सहसंयोजन यौगिक की बात करें तो 7। उसके बाद हाइलो एल्केन्स हाइलो एरिन्स की बात करें तो 6, हेल्कोआल फिनाल ईथर की बात करें 7, एल्डिहाइड तथा कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो 8, एमीन की बात करें 6, जैव की बात करें तो 6। तो इस तरह से 70 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम होना है, मेन एग्ज़ाम। और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। आप यहाँ पर जो है मेन यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विलियन पहला इकाई से, तो पहला इकाई से कुल 8 अंक आने वाले हैं। और इसमें जो है अति लघु उत्तरीय, तो इसमें हम अति लघु उत्तरीय लिए हैं जो कि 6 से 7 आपको देखने पड़ेगा। उसके बाद अगला जो एक क्वेश्चन आएगा जो कि लघु उत्तरीय आएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं लघु उत्तरीय, जो कि आपको यहाँ आप 3 अंक देख सकते हैं। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय, और इसमें अथवा भी रहेगा, अर्थात इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। दीर्घ उत्तरीय में 4 अंक के उसमें से एक बनाना होगा। उसके बाद अगला हम बात करें विद्युत रसायन, तो इसमें भी 8 आएगा। और इसमें से अति लघु उत्तरीय अर्थात वस्तुनिष्ठ MCQ या BSc वेरी शॉर्ट आंसर, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे। और उसके बाद लघु उत्तरीय यहाँ पर एक क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय यहाँ पर एक क्वेश्चन। उसके बाद अगला हम बात करें रसायन बलगति की, तो 7 नंबर आएगा इसमें से, जिसमें से अति लघु उत्तरीय 2 नंबर, जिसमें से 1 नंबर आपको MCQ देखने को मिलेगा। और 1 नंबर जो है अति लघु उत्तरीय एक लाइन या एक शब्द वाला जो क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन आएंगे। तो इस यूनिट्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लिए हैं और अति लघु उत्तरीय। उसके बाद अगला हम बात करें लघु उत्तरीय आएगा, और इसमें 2 नंबर और 3 नंबर का लघु उत्तरीय, दोनों को हम एक साथ कंबाइन करके 10 क्वेश्चन के आसपास लिए हैं। क्योंकि इसमें लघु उत्तरीय 2 क्वेश्चन आने वाला है, एक तो आपका 2 नंबर, एक तो आपका 3 नंबर। तो इस तरह से कहने का ऐसा है कि इसमें जिस तरह से क्वेश्चन है यूनिट में, जैसे अगर चौथा यूनिट में बात करें तो 2 क्वेश्चन आपका छोटा वाला आएगा, अर्थात एक MCQ अर्थ वस्तुनिष्ठ 4 ऑप्शन वाला, और एक जो है आपको खाली स्थान भी हो सकता है यार, 1 नंबर का एक शब्द में देने वाला क्वेश्चन हो, आंसर देने वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए हम इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनाए, एक तो वस्तुनिष्ठ भी बनाए, एक अति लघु उत्तरीय भी बनाए। उसके बाद इस यूनिट में सीधा दीर्घ आएगा, तो इसमें दीर्घ उत्तरीय बनाए हैं, वस्तुनिष्ठ बनाए हैं क्योंकि वस्तुनिष्ठ आना है। उसके बाद दूसरा अति लघु उत्तरीय बनाए हैं क्योंकि वो भी आने वाला है, 2 देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन है तो। और उसके बाद सीधा दीर्घ होता है। इस यूनिट में लघु उत्तरीय नहीं आ रही, इसलिए इसमें इस यूनिट में लघु उत्तरीय नहीं आ रहे। कहने का आशा है जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यूनिट वाइज, उसी तरह के क्वेश्चन हम बनाएं। तो चलिए अब सीधा देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को।
तो यहाँ से आप देख पाएंगे जो पहला प्रश्न है, माफ कीजिए, पहला इकाई जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसका प्रश्न पहला है 0.01 एम ग्लूकोज विलयन एम 0.01 एम MgCl2 का हिमांक अवनमन की तुलना करने पर होता है। तो ऑप्शन में आपके समान लगभग 2 गुना, लगभग 3 गुना, लगभग 6 गुना, तो इसका सही आंसर लगभग 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद अगला हम बात करें ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन का निम्न सांद्रण के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन निम्न तापक्रम, निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च वायुमंडलीय दाब एवं निम्न तापक्रम एवं उच्च मंडलीय दाब दोनों। तो इसका जो आंसर उत्तर बी हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं निम्न वायुमंडलीय दाब। उसके बाद अगला हम बात करें निम्न में कौन सी इकाई विलयन के सांद्रण एवं उसके वाष्प दाब के संबंध के लिए उपयोगी है। तो आपके ऑप्शन मोल प्रवाह, पार्ट्स प्रति मिलियन और द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए मोल प्रवाह। उसके बाद अगला हम बात करें प्रश्न चौथा, कमरे के तापक्रम पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को छूने से ठंड महसूस होता है। निम्न में से कौन से प्रकरण में शर्करा का घुलना शीघ्रता से होगा। तो इसका जो सही आंसर आप देख सकते हैं डी, गर्म जल में शर्करा छूना। अगला हम बात करें साधारण नमक को जल में घोलने पर, तो ऑप्शन है आपके जल का क्वथनांक घट जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। उसके बाद अगला हम बात करें शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो ऑप्शन है इसका 55.6, 50, 100 है 18, तो 55.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हम बात करें तो 5 ग्राम NaOH 250 ml मिलीलीटर विलयन में घोला है, विलयन की मोलरता है, तो इसका सही आंसर 0.5। तो इस तरह से 7 जो है वस्तुनिष्ठ, जो कि टाइप के वस्तुनिष्ठ, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाला है इस यूनिट से, तो सीधा हम लघु उत्तरीय लिए, अति लघु उत्तरीय नहीं आने वाला इसमें 1 नंबर वाला, तो इसलिए इसमें नहीं लिए। तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ से आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, मोलरता एवं मोलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि 22 ग्राम में बेंजीन यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घोली है तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। उसके बाद द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम मिलाने पर प्राप्त विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अगला जो है हेनरी का नियम के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। तो ये आपका 5 क्वेश्चन जो कि आपके लघु उत्तरीय में 2 नंबर में जो है आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन के रूप में। अगला इसमें दीर्घ उत्तरीय आने वाला है, तो इसलिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रश्न पहला, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ की सहायता से समझाइए। राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। राउल्ट नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है, विस्तार से समझाइए। तनु विलयन के लिए वांट हाफ का नियम क्या है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रासरण दाब एक अणु संख्या गुण है। उसके बाद अगला हम बात करें इकाई सेकेंड का, तो इकाई सेकंड में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो सभी यूनिट से आएगी, इसलिए सभी यूनिट में लिया गया है। तो सबसे पहला जो है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है EMF, सेल EMF, उत्तर डी हो जाएगा। उसके बाद लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ना कहलाता है। तो उसका सही आंसर जो है गैल्वेनीकरण। बाकी ऑप्शन को भी देखते जाएंगे, मैं अब आंसर को बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद प्रश्न अगला हम बात करें विद्युत अपघट्य के लिए विलयन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आप देख पाएंगे सी, चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक योजन पर निर्भर नहीं करती। तो ये इसका सही नहीं है, करती है। उसके बाद प्रश्न अगला हम बात करें चौथा, चालकता सेल का स्थिरांक है। तो चालकता सेल का स्थिरांक, इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है। उसके बाद प्रश्न पांचवा की बात करें तो Al2 है ना, यहाँ पर थोड़ा प्रिंट टाइम मिस्टेक हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ट्राईऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा। तो यहाँ पर उत्तर जो है 3F हो जाएगा, यहाँ से उत्तर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा। तो यहाँ इसका सही आंसर की बात करें तो 0, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद लघु उत्तरीय अगला इसमें
अति लघु उत्तरीय इस यूनिट से भी नहीं आएंगे, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर जो है कि आप देख पाएंगे 2 या 3 नंबर का, दोनों को एक साथ किए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद लवर सेतु क्या, इसके कार्य 2 कार्य लिखिए। किसी वैद्युत अपघटन के लिए विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको भी बढ़िया से देख लेंगे। अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस यूनिट से, तो विद्युत रसायन श्रेणी क्या है, कोलरास का नियम लिखते हुए इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में अंतर लिखिए। संक्षारण क्या है, इसकी क्रिया विधि समझाते हुए बचाव के 2 उपयोग लिखिए। अगला जो क्वेश्चन की अगर बात करें तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। और प्रश्न 5वां की बात करें विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रिया विधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। तो इस तरह से इस यूनिट से जो है ये दीर्घ उत्तरीय 5 दीर्घ उत्तरीय जो कि आपको देखने को मिल रही है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। उसके बाद इकाई 3 की अगर बात करें तो इकाई 3 में जो है सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभिक्रिया 2NOG प्लस Cl2, तो ये बन रहा है में जब Cl2 का सांद्रण दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया की दर प्रारंभिक मान से दुगुनी हो जाती है। NO के सांद्रण को दुगुना करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इसका जो सही आंसर 3 हो जाएगा। अगला हम बात करें तो अगला क्वेश्चन को भी यहाँ से देख सकते हैं 2NOG मतलब गैस यहाँ पर प्लस O2 गैस, तो ये बने 2NO2 गैस। यहाँ एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यदि पात्र का आयतन 1/3 कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, इसका भी 3 गुना आंसर रहेगा, जो कि उत्तर भी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें प्रश्न 3 A प्लस B, तो AB अभिक्रिया में जब एक का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो इसका आंसर जो है दुगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न की बात करें जब एक अभिक्रिया में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी कर दिया जाए तो भी अर्धायुकाल अप्रभावित रहती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इसका जो सही आंसर आप जो है देख सकते हैं प्रथम, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है जब उसका ताप 300 के से 310 के परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया की सक्रियत ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, तो आंसर बी आपका देख सकते हैं 53.6 किलो जूल प्रति मोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो जब एक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है तो दर स्थिरांक होगा, उत्तर बी इसका बढ़ता है। अगला हम बात करें यदि अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तब शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धक अवकल होगा, तो इसका जो सही आंसर है आप यहाँ से देख पाएंगे, तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, दुगुना इसका भी जो है सही आंसर बी रहेगा, यहाँ पर डी। अगला है इस यूनिट से अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इस यूनिट से MCQ और एक आपका BAC अर्थात वेरी शॉर्ट आंसर आएगा, तो इसलिए इसमें यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी इस यूनिट में लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक तथा इकाई क्या है, जो कि आप यहाँ से दर स्थिरांक का व्यंजक जो कि आप देख सकते हैं और इसकी इकाई भी देख पाएंगे। उसके बाद क्वांटम दक्षता क्या है, तो क्वांटम दक्षता बराबर विघटित अणुओं की संख्या बटे अवशोषित फोटानों की संख्या, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ताक्षणिक दर किसे कहते हैं, तो समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर उस समय की ताक्षणिक दर कहलाती है, तो 1 नंबर में आने लायक क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन की बात करें देहली ऊर्जा को समझाइए, तो ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को देहली ऊर्जा कहते हैं जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी कारकों द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। अगला हम बात करें तीव्र अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रियाएं जो 10⁻⁹ सेकेंड अथवा उससे कम समय में संपन्न हो जाती है तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। और इस यूनिट से लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो तापमान गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, सूत्र भी लिखिए। प्रथम तथा द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वह स्थिरांक की ज्ञात कीजिए, इकाई ज्ञात कीजिए। अगला हम बात करें किसी अभिक्रिया की आणविक अणु संख्याता से आप क्या समझते हैं, अर्धकाल से आप क्या समझते हैं, अर्धायुकाल
सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रक के समानुपाती होता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक देली ऊर्जा क्या है? अभिक्रिया कोटि से आप क्या समझते हैं? उसके बाद इकाई चौथा की अगर बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, पोटेशियम परमाणु में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो सही आंसर हो जाएगा अच्छा है। कौन सा संक्रमण तत्व नहीं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, जो कि देख सकते हैं। और यहाँ पर एक के आई नहीं है, सिर्फ के है पोटेशियम। उसके बाद अगला हम बात करें, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर जो गैस बनती है वह है तो नाइट्रोजन। उसके बाद वे तत्व जो सामान्यतः बिना ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिनके आयन अधिकतर रंगीन होते हैं, कहलाते हैं संक्रमण तत्व, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला हम बात करें, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन द्वारा अवशोषित प्रकाश का रंग होता है तो नारंगी लाल यहाँ पर देख सकते हैं। लैंथेनाइड संकुचन का कारण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एप कक्षकों का नगण्य परिरक्षण प्रभाव। अगला इसमें अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी आएगा, इस वजह से यहाँ पर अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। तो Cu तथा Cu2+ में कौन सा आयन रंगहीन है? तो Cu+ इसका जो है रंगीन है। और अगला हम बात करें प्रश्न सेकंड, लैंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होता है? तो +3। उसके बाद लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। चुंबकीय आघूर्णक मात्रक लिखे बोर मैग्नेट Bm। संक्रमण धातुओं के लवण सामान्य रंगीन होते हैं क्यों? तो डी संक्रमण के कारण ये जो है रंगीन होते हैं। अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लैंथेनाइड संकुचन क्या है? लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव क्या होंगे? संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं, उनके गुणों को समझाइए, कारण सहित समझाइए। संक्रमण धातु एवं उनके अनेक यौगिक अनुचुंबक के व्यवहार दर्शाते हैं। संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातुएं एवं इसके अनेक यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। TiO2 सफेद जबकि TiCl3 बैंगनी रंग का होता है। उसके बाद लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के मध्य समानता एवं भिन्नता लिखिए। लैंथेनाइड तत्व के नाम, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इसके सामने लक्षण, ये सामान्य है, सामान्य लक्षण है, गलती सामने हो गए, सामान्य लक्षण लिखिए। अगला इकाई पांचवा की बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आप देख पाएंगे, उपसहसहजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन क्या कहलाता है? तो सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन कहलाता है। लिगेंड्स क्या होता है? तो लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है, और जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, CuNH3 6, तो यहाँ पर जो है NH3 लिगेंड हो जाएगा और ये जो है Cu केंद्र धातु है, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन देता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उपसहसंयोजी संख्या से क्या तात्पर्य है? तो उपसहसंयोजी संख्या से जुड़े हुए लिगेंड की संख्या, जैसे अगर उदाहरण में फिर से देखें तो CuNH3 6, तो यहाँ पर लिगेंड की संख्या कितना है? 6, तो यही इसका उपसहसंयोजी संख्या हो जाएगा। उत्तर बी इसका सही है, तो उत्तर बी है, और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। और अगला क्वेश्चन जो है, जुड़े हुए लिगेंड की संख्या, अच्छा सही है, उत्तर बी जुड़े हुए लिगेंड की संख्या, यहाँ से आप देख पाएंगे। और उसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन द्विदंती बाइडेंडेट लिगेंड है? तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर। किलेटिंग लिगेंड का उदाहरण कौन सा है? किलेटिंग लिगेंड का उदाहरण जो है EDTA है, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। उत्तर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद CuNH3 6Cl3 में CO की ऑक्सीडेटेड ऑक्सीकरण अवस्था अर्थात क्या है? तो इसका जो सही आंसर C+3 हो जाएगा। अगला हम बात करें लघुत्तरीय प्रश्न, तो जो कि आप लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। और इस यूनिट में आपको लघुत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय दोनों के रूप में IUPAC नामकरण जो है देखने को मिल सकता है। तो IUPAC नामकरण को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बुक से या जिससे भी आप अध्ययन कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में IUPAC नामकरण को देखें। लेकिन फिर भी एक उदाहरण में के रूप में मैं यहाँ पर 9 IUPAC नामकरण जो अच्छे यौगिक, जो कि ज़्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, उस सब यौगिक को यहाँ पर लिया हूँ, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। संकुल का नाम है, तो इसी का सबका जो ये 9 है, और इसी नाम को नहीं देखना है, और भी आपको देखना है, ताकि अगर इससे बाहर आए तो भी वो बन जाए, क्योंकि IUPAC नामकरण कहीं से भी दे सकते हैं। और उसी तरह से
अगला क्वेश्चन जो कि इस यूनिट से बनता है, तो पहले यहाँ से जो सूत्र दिया गया है इसका आपको नाम लिखना होता है। पहले यहाँ से जो है नाम दिया है उसमें सूत्र लिखना रहता है, अब ना सूत्र दिया उसको नाम। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस यूनिट में, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सब उदाहरण है, तो सिर्फ इतना ही उदाहरण नहीं, थोड़ा सा और अपने बुक से भी देख लेंगे। तो ये आपको लघुत्तरीय में भी देखने को मिल सकता है, दीर्घ में भी देखने को मिल सकता है। और अगला इस यूनिट में जो दीर्घ उत्तरीय में आने लायक है, तो उस क्वेश्चन की अगर बात करें तो समावयवता क्या है, उपसह संयोजी यौगिक में समावयवता के प्रकार को समझाइए। उपसह संयोजी यौगिक के नामकरण के आईयूपीएसी नियम लिखिए। तो नामकरण के आईयूपीएसी नियम जो कि उदाहरण भी आ सकता है, कभी कभी नियम को भी पूछ देता है, तो उदाहरण ज़्यादातर पूछते हैं, जो कि अभी हमने ये सब देखे हैं, तो ये देख सकते हैं इस टाइप का। अगला हम बात करें किलेट क्या है, किलेट के मुख्य लक्षण एवं महत्व को लिखिए। उपसह संयोजी यौगिक के लिए वर्नर के सिद्धांत को समझाइए। धातु कार्बोनिल के बंध प्रकृति को समझाइए। और इसके पश्चात अगला हम बात करें 6वां यूनिट, तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, SN1 अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो आप देख पाएंगे तृतीय हेलो एल्केन, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है उत्तर डी। उसके बाद अगला हम बात करें हाइलो एल्केन का जल का गठन करने पर क्या बनता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी एल्कोहल। हाइलो एल्कोन को एल्किन में बदलने की अभिक्रिया कहलाती है, तो उत्तर डी उन्मूलन। हाइलो एल्केन प्लस के सी एन देने पर क्या बनता है, तो नाइट्राइल बनता है, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। ऊटज अभिक्रिया में प्रयुक्त धातु है, तो उत्तर है सोडियम। सोडियम का प्रयोग किया जाता है। हाइलो एरिन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp2 होता है, संकरण अर्थात। हाइलो एल्कोन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। हाइलो एल्केन की पहचान के लिए प्रयुक्त परीक्षण है, तो इसका जो सही आंसर की अगर बात करें तो CaGNO3 सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। हाइलो एरिन में CX बंध होता है, तो शुद्ध एकल बंध आंशिक द्विबंधन, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें इस यूनिट पे अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो हाइलो एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है, तो RX। हाइलो एरिन का सामान्य सूत्र ARX। हाइलो एल्कोस में X किसे दर्शाता है, तो इस X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइलो एल्केन कौन सा है, तो RI आयोडो एल्केन। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। ऊटज अभिक्रिया में किस यौगिक के लिए प्रयोग होती है, तो उच्च एल्केन बनाने के लिए होता है। और अगला क्वेश्चन, हाइलो एरिन्स की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कठिन क्यों होती है, रेजोनेंस के कारण होते हैं। S1 अभिक्रिया किस हाइलो एल्कोन में अधिक होती है, तो तृतीयक हाइलो एल्कोन में। और उसके बाद SN2 अभिक्रिया किस हाइलो एल्कोन में होती है, प्राथमिक हाइलो एल्कोन में होती है। उसके बाद अगला हम बात करें फ्रियान 12 का रासायनिक नाम क्या है, तो डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। और उसके बाद DDT का पूर्ण नाम क्या है, तो डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेंगे। अगला हम बात करें ग्रिग्नार्ड अभिकरण का सामान्य सूत्र है, तो RMG6, जो कि आप यहाँ RMGX, RMG और X, तो यहाँ पर CH3 हो सकता है और यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, बाकी MG इस तरह से। अगला हाइलो एरिन्स का एक उदाहरण, तो क्लोरोबेंजीन। हाइलो एल्केन्स का उपयोग किस रूप में होता है, तो विलायक, कीटनाशक, औषधि निर्माण में होता है। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए। क्रियल एवं रेशमीकरण क्या है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र वायुपीएसी नाम लिखिए। इन्हें रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, सैंडमेयर अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। फ्रियान बनाने की विधि, गुण, सूत्र एवं आईपीसी नाम लिखिए। DDT कैसे बनते हैं, इसकी संरचना एवं आईपीसी नाम लिखिए। अगला जो क्वेश्चन की बात करें, तो निम्न अभिक्रिया के केवल समीकरण लिखिए। तो ये जो अभिक्रिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखने को ही मिलता है, अच्छे से इसको देख लेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट ऊटज अभिक्रिया, हुंच-डिगर अभिक्रिया, मार्किनो काप के नियम के उदाहरण को लिखिए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह से यूनिट हो गए। अगला हम बात करें 7वां यूनिट, तो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, तो इसका जो है CH3OH ऑप्शन पहला हो जाएगा।
फिनाल की अम्लीय प्रकृति का कारण क्या है? तो इसका जो है अनुनाद यहाँ से आप देख सकते हैं, उत्तर भी हो जाएगा। एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर एल्किन हो जाएगा, सी। अगला हम बात करें फिनाल किसके साथ अभिक्रिया कर सफ़ेद अवक्षेप देता है? तो इसका ब्रोमीन जल, Br2 आंसर सी सही हो जाएगा। फिनाल का FeCl3 परीक्षण किस रंग का होता है? तो इसका जो है बैंगनी रंग का होता है। अगला है निम्न में से कौन ईथर है? तो इसका सही आंसर CH3OCH3 वाला हो जाएगा। अगला है एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। निम्न में से कौन सा एल्कोहल का निर्जलीकरण अभिकर्मक है? तो इसका ये जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिनाल का उपयोग किस में होता है? तो यहाँ पर विस्फोटक, औषधि, कीटाणुनाशक, ये सब इसका सही आंसर है। अगला है एल्कोहल की जल में घुलनशीलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी इस यूनिट से देखने को मिलेगा। तो प्रश्न की बात करें पहला, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र RaOH, तो R के जगह में आप CH3 भी लिख सकते हो, तो CH3 मेथिल एल्कोहल, C2H5OH भी हो सकता है, OH तो एथिल एल्कोहल, तो इस तरह से ROH इसका सामान्य सूत्र है। फिनाल का सामान्य सूत्र की बात करें तो AROH, ईथर का सामान्य सूत्र ROR, अभी हमने ईथर का एक सूत्र देखा अर्थात CH3OCH3, तो इस तरह से आप देखे होंगे। उसके बाद एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनॉल। फिनाल जल में एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय क्यों होता है? फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्थिरीकरण के कारण। लुकास परीक्षण किस यौगिक की पहचान के लिए? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए लुकास परीक्षण किया जाता है। फिनाल का उपयोग किसके निर्माण में होता है? कीटनाशक, औषधि। और ईथर की क्वथनांक एल्कोहल से कम क्यों होती है? तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, इसके कारण होता है कम। अगला हम प्रश्न की बात करें, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो एल्कोहल और फिनाल जल में विलय होते हैं क्यों? विकृत एल्कोहल एवं प्रसिद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं? और निम्नलिखित को कारण बताते हुए जल में विलयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और उसके बाद इस यूनिट में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो ये वाला प्रश्न है चौथा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, रीमन टाइमन अभिक्रिया, संगठन अभिक्रिया। तो इस वाले अभिक्रिया को तो बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन की बात करें तो फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों? और अगला क्वेश्चन की बात करें छठवां, आप निम्न परिवर्तन किस प्रकार करेंगे? तो इथेनॉल को एथॉक्सी एथेन, एसीटेन को टी ब्यूटाइल एल्कोहल, एनिसॉल को पी मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, फिनॉल को एसएलएसएल्डिहाइड, एसिटोफिनोन के बेंजोइक अम्ल, और ब्यूट वन इन को ब्यूट टू अल, और क्लोरोबेंजीन को फिनॉल। इस तरह से जो है यूनिट 7वां हुआ। इसमें दीर्घ उत्तरीय हमने इसलिए नहीं देखे क्योंकि इस यूनिट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे, तो जो जो आएगा उसी को इसमें हमने देखे। अगला हम बात करें प्रश्न इकाई 8 की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो पहला प्रश्न की बात करें तो देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा अधिक अम्लीय हाइड्रोजन रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B24 हेक्सेंटाइन। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है, तो इसका आंसर RCHO, उत्तर बी हो जाएगा। और उसके बाद निम्न में से कौन सा यौगिक कीटोन है? तो इसका जो सही आंसर कीटोन जो है सी हो जाएगा। और उसके बाद अगला है टालेंस अभिकर्मक किसे पहचान में प्रयुक्त होता है? तो एल्डिहाइड। निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड अपचायक है? तो एल्डिहाइड अपचायक जो है इसका फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि आप यहाँ से सी आंसर देख पाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह कौन सा है? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप या क्रियाशील समूह है। निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा HCOOH। तो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है या कौन सा अम्ल ज़्यादा प्रबल है इस अम्ल से, इस टाइप के इसमें जो है क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको अच्छे से देखेंगे। अगला जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर क्या निकलता है? तो CO2 हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया होता है तो CO2 गैस जो है झाग के साथ निकलता है, जो कि अगर प्रैक्टिकल क्यों है तो देखे होंगे। उसके बाद बेंजाल्डिहाइड का सूत्र क्या है? तो इसका जो है ए वाला बी आंसर सही हो जाएगा। और उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो कार्बोनिल समूह की स्थिति इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला हम बात करें निम्न में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है, तो उसका कहने जौहरी अभिक्रिया, यहाँ से सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है लघु त्रिय प्रश्न, टालेन अभिकर्मक क्या है, फैलिंग अभिकर्मक क्या है, कारण बताइए। कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील है, जैसे कि ऊपर में इस बारे में बात करें तो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में प्रबल है, फिनाल एसिटिक अम्ल से ज़्यादा अम्लीय होता है। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अम्ल से एस्टर कैसे बनते हैं, एस्टरों के जल अपघटन को समझाइए। क्या होता है जब तनु क्षार की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड को एथेनॉल के साथ गर्म किया जाता है। बेंजील मेथिल कीटोन की क्रिया एथिलीन ग्लाइकॉल से कराई जाती है। एसीटोन सेमी कार्बाइड से क्रिया करता है। एसीटोन अमोनिया से क्रिया करता है। फॉर्मेल्डिहाइड को तनु NOH से अभिक्रिया कराया जाता है। मैलोनिक अम्ल को गर्म किया जाता है। बेंजोइक अम्ल थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करता है। अगला है इस यूनिट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें इसमें तो ये वाला जो अभिक्रिया है, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। गाटरमैन कोच अभिक्रिया, स्टेपिन रोजेनमैन एल्डोल संघनन, बेल्कानाजार इटार्क और स्मिट अभिक्रिया। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। ये वाला जो अभिक्रिया, नेमिंग जो अभिक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद निम्न में परिवर्तन कैसे करेंगे, तो ये सब जो है फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे, एसिड क्लोराइड से एसीटोन, एथेनोइक अम्ल से आप प्रोपेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड, प्रोपाइन से प्रोपेनोन, एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड, मेथेनॉल से एथेनॉल, टॉलुएल से बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन से बेंजोइक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड से ईरोट्रोपिन। तो ये सब जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित पद से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। अगला हम बात करें इकाई 9 की, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इकाई 9 में। तो पहला क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन निम्न में से किसके द्वारा एन फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन देता है, उत्तर इसका हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा दुर्बलतम क्षार है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा यौगिक क्लोरोफार्मा और एक क्षार के साथ क्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है, तो इसका जो सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा एनिलीन बी। और उसके बाद जल अपघटन पर कौन NH3 मुक्त नहीं करता, तो इसका जो सही आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन की बात करें, एनिलीन निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करके सिर्फ क्षार बनाता है, तो उत्तर बी बेंजल्डिहाइड। निम्न में से कौन सी विधि एमिनो के संश्लेषण से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर की अगर बात करें तो आपका यहाँ डी देखने को मिलेगा, कार्टिया सभी के। उसके बाद अगला हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आप देख सकते हैं, द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से प्रबल क्षार यह क्यों, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया को समझाइए, एनिल जल में अविलीय है जबकि HCl में अविलीय क्यों, मेंडियस अभिक्रिया क्या है। और उसके बाद इस यूनिट के सबसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, डाई एजोटी कनड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, अमीनो अपघटन, गैब्रियल थाइलाइड माइट संश्लेषण। उसके निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। तो ये जो क्रम में लिखने के लिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, डाइओजोनियम लवण बनाने की विधि है, इसको गुड़ लिखिए। एथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है क्यों, और मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है क्यों। तो इस यूनिट में लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है हमने 9 क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरीय। एक तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आएगा, तो इसलिए 2 क्वेश्चन आने वाला है इस 9 में से, इसलिए इसमें 9 क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद अगला हम बात करें अंतिम यूनिट 10वां यूनिट वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आप यहाँ से पहला देख सकते हैं। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड होता है तो लैक्टोज होता है। और उसके बाद निम्न में से कौन सा बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित नहीं करता, तो इसका जो है सुक्रोज, यहाँ से आप देख पाएंगे। उसके बाद पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड इकाइयों को जोड़ने वाला बंध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए, जो कि ग्लाइकोसाइड देख पाएंगे। रक्त शर्करा किससे समानता रखती है, तो आप इसका जो सही आंसर की बात करें तो ए ग्लूकोज। निम्न में से कौन सा एल्डोहेक्सोज है, तो इसका जो सही आंसर की बात करें तो ग्लूकोज, जो कि बी ऑप्शन आप देख पाएंगे। अगला हम बात करें निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है, तो इसका जो है लैक्टोज, जो कि दूध में पाया जाता है। उसके बाद ग्लूकोज को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर
अवक्षय प्राप्त होता है, इसका रंग क्या होता है? इसका रंग जो है लाल रंग होता है, जो कि ऑप्शन में बी में आप देख पाएंगे। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, तो दूध में उपस्थित शर्करा का नाम बताइए, प्रोटीन एवं एंजाइम क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए, विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इनके महत्वपूर्ण स्रोत दीजिए। ग्लाइकोसाइडी वंश से आप क्या समझते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट की कौन सी इकाई मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है? एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे? न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड की संरचना लिखिए। ओलिगोसाइकेराइड से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हुआ, और इस यूनिट से भी दीर्घ उत्तरीय के रूप में क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, लघु उत्तरीय में 2 क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए भी इसमें जो 9 क्वेश्चन हमने लिए। तो इस 9, ताकि इस 9 से आपको 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, अर्थात 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर जो है आए थे ये वीडियो में, और इतना को अगर आप पढ़ लिए तो आपका जो है केमिस्ट्री आसानी से बहुत अच्छे से बन जाएगा। और इसमें जो वस्तुनिष्ठ है, इसको उत्तर सहित भी बनाए हैं, इतने को ही आप देख लेते हैं तो भी इसी में से वस्तुनिष्ठ आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे और सभी लोगों तक शेयर कर देंगे जो 12वीं पढ़ रहे हैं। और वीडियो इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।